नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा टेक्स्ट बुक डिप्लोमेसी। अभी बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच में जो टेंशन्स चल रही है उन्हीं के बीच में आज जो अभी रिसेंट जो बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में मीटिंग हुई है, जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के लगभग 10 महीनों बाद में। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। इधर है ब्रेस अप फॉर क्रिप्टो करेंसी। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि अभी जो क्रिप्टो करेंसीज का मुद्दा बहुत हाईलाइटेड है कि हमें इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी शो करनी चाहिए या बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। तो एक तो क्रिप्टो करेंसी है ही, पर दूसरी तरफ डिजिटल करेंसीज की अगर बात करें या स्टेबल कोइंस की बात करें, फॉर एग्जांपल कोई भी ये जो नेटवर्क साइट्स हैं वो डेवलप कर ले कोई भी करेंसी, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं उन सबको यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे इसमें। फिर हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो रहेगा क्लासेस आफ्टर कोविड। असर रिपोर्ट आई थी प्रथम एनजीओ की, उस रिपोर्ट के बेसिस में हम देखेंगे कि क्या वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। और फिर लास्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे वो रहेगा एन एम्बुश ए वार्निंग। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि मणिपुर में अभी रिसेंटली असम राइफल्स के एक कॉन्वॉय पे अटैक हुआ, जिसमें कई जो असम राइफल्स के इंडिविजुअल्स थे उनकी डेथ हो गई। तो उस केस में शहीद हो गए वो, बेसिकली हम ये कहेंगे। तो पर जो अभी मणिपुर में इंसर्जेंसी है या फिर इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज नई डेवलप हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है ब्रेस अप फॉर क्रिप्टो करेंसी। आर्टिकल को लिखा है साजिद जेड चिनॉय। देखो, अभी हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात करें तो डिजिटल मनी एक इम्पॉर्टेंट थीम बन के हर एक कंटेक्स्ट में हम बातचीत करते हैं, ये एक मेन थीम बन चुकी है। ठीक है, अब ये डिजिटल मनी की अगर हम बात करें तो इसका एक मैनिफेस्टेशन है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी, जिसका हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बिटकॉइन। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, डिस्कशंस भी हो रहे हैं। चाहे हर एक स्टेक होल्डर्स की बात करो, चाहे आप गवर्नमेंट लेवल की बात करो, चाहे आरबीआई में जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रही है वहाँ पर बात करो, चाहे एक घर में बात करो। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ में तो हम क्या देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमी का मतलब कि हम घर से रिलेटेड जो हमारी जो डेली बेसिस की जो हमारी लेन देन की जो सिचुएशन है जिसमें हम करेंसीज का यूज़ करते हैं, वहाँ पर इन डिजिटल करेंसीज का क्या एक यूज़ होने लगा है। तो इसमें देखो, एक तो फाइनेंशियल इनोवेशन की नए तरीके से पेमेंट्स के एफिशिएंट मेथड, और साथ में एक फास्टर और एक्यूरेट काम करना जिसमें टाइम भी कम लगे और एफिशिएंसी भी अच्छी आ जाए, सस्ता भी पड़े। ठीक है, और एक और मुद्दा है जिसको हम बार बार बात करते रहते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। तो उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसीज कहीं ना कहीं अपने एक पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट बनी हुई है बातचीत के लिए। पर सवाल दूसरी तरफ सेफ्टी से रिलेटेड भी है कि कहीं कोई साइबर अटैक ना हो जाए, कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। अगर वो हैक हो जाता है तो फिर बाद में हमारी हार्ड अर्न मनी है वो कहीं ना कहीं लूटी जा सकती है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, कि कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुद्दा हो सकता है कि लोग गलत तरीके से पैसा निकालें, पैसा कमाएं और फिर उस पैसे को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। या फिर कैपिटल कंट्रोल, मान लो इंडिया में पैसा कमाया और वो पैसा ट्रांसफर कर दिया कहीं और, तो इस तरीके से कैपिटल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे या फिर इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हम। इसके अलावा एनर्जी यूसेज, सीधी सी बात है, अगर क्रिप्टो करेंसीज को माइन किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल कंडीशंस में देखिए गोल्ड है, गोल्ड को हम माइन से निकालते हैं ना, उसी तरीके से कंप्यूटर्स पे एल्गोरिदम्स को सॉल्व किया जाता है जिसके बेसिस पे क्रिप्टो करेंसीज जनरेट होती है। अब वो माइनिंग होगी तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स को ऑपरेट कराने के लिए, तो एनर्जी यूसेज भी बढ़ेंगे। तो ये कुछ कंसर्न्स और हैं जिनके बारे में बातचीत की जाती है। तो हमने प्लस भी देखा कि क्रिप्टो करेंसी के प्लस क्या है, माइनस भी देखा। पर सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसीज के अलावा अगर ये प्राइवेटली इशूड क्रिप्टोज हैं, ये तो है ही, पर कोई प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से और अपने नेटवर्क के बेसिस पे, जैसे आज मानो फेसबुक है, गूगल है, इनकी पकड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कल को नहीं ये खुद अपना एक ऑटोनॉमस सिस्टम लॉन्च कर दें और ये कह दें कि हमने हमारी करेंसी ये शुरू कर दी है नई। ठीक है, तो लोग अगर उस करेंसी को यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये तो लेजिटिमेट हो जाएगा उनका सिस्टम।
तो फिर जो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा जो फिएट करेंसी, जिसको हम यहाँ पर रुपया बोलते हैं, यूएसए में डॉलर बोलते हैं, ये जो रुपी है इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, फिर इसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। दूसरी कि आज के टाइम पे जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना, कि जो लोग अगर इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च तो इसलिए की गई थी कि इनको लेन देन में जो एक्सचेंज का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसकी तरीके से यूज किया जाए, पर लोग इसमें क्या है, एक एसेट की तरह स्पेक्युलेटेड मैनर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कैपिटल की तरह यूज कर रहे हैं कि हाँ जी बिटकॉइन में इतना रुपया लगा दिया, बिटकॉइन के भाव ये जा रहे हैं, जैसे एक स्टॉक मार्केट में काम होता है उस तरीके से। तो वहां पर लोगों का प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं और या फिर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम डिटेल में देखते हैं। ऑलरेडी हमने कुछ कंसर्न्स तो देख लिए, बाकी और देखते हैं। देखो, माइक्रो डिबेट में हम बात करें, ठीक है, माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इसमें प्राइवेटली इशूड क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात करें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज माइक्रो में ही नहीं मैक्रो लेवल पे भी है। मतलब माइक्रो तो हो गया क्या, हम डोमेस्टिकली क्या यूज़ करते हैं, घर में किस तरीके से हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर यूँ मानो आप कि कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, कोई पेमेंट कर रहे हो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक फॉर्मल वे में ट्रांजैक्शन करने के लिए एनकरेज कर रहे हो। बट माइक्रो लेवल पे देखा जाए, मैक्रो लेवल पे, मैक्रो का मतलब हो गया इकोनॉमिकल, पूरे कंट्री की एक पूरी इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो इसका जो असर है वो लंबे समय पर हमें देखने को मिलेगा। देखो, अभी क्रिप्टो करेंसीज को स्पेक्युलेटिव एसेट, मतलब लोग वहां पर उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो है ही, पर दूसरा आप धीरे धीरे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी इनकी यूटिलिटी का एक ऑप्शन बनता चला जा रहा है कि हाँ, जैसे हम रुपए का लेन देन करते हैं ना, कि हाँ भाई 10 रुपए दिए कोई चीज़ खरीद ली, अब उस तरीके से ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इनका भी लेन देन, इनका भी यूज़ करके लेन देन करना पॉसिबल हो सकता है। तो एक तो ये हो जाएगा माइक्रो लेवल पे चैलेंज। दूसरा ये कि मॉनेटरी, फिस्कल या फिर एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं, कारण कि मॉनेटरी पॉलिसी में तो सीधी सी बात है, आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक है वो कुछ ना कुछ रेट, इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देते हैं और करेंसी के सर्कुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी में सरकार के पास में बहुत बेनिफिट रहता है कि मान लो कोई पैसा नया प्रिंट करवाने के लिए आरबीआई को बोल दिया, तो पैसे की फेस वैल्यू है, रुपए की फेस वैल्यू है वो तो है 100, पर उसकी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग है वो मान लो 5 रुपए में या 10 रुपए में तैयार हो गई, तो 95 रुपीज़ का बेनिफिट फिर सरकार को रहता है इस चीज़ में। तो फिस्कल पॉलिसीज का भी कंस्ट्रेंट हो जाएगा, और एक तरफ रुपया, दूसरी तरफ डॉलर, इनको एक्सचेंज करने में जो हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनमें भी वॉलेटिलिटी आ जाएगी अगर एक और करेंसी आ जाए बीच में ही, दैट इज बिटकॉइन, है कि नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी चैलेंजेस क्रिएट करेगी, तो ऐसे में इन सभी को ऑल टुगेदर हमें साथ में लेकर के और इन चैलेंजेस को कंटेन करने के लिए रेगुलेटरी रिजीम हमें प्रॉपर तैयार करने की जरूरत है, जिसमें कि जितने भी चैलेंजेस हैं उनको प्रॉपरली कवर किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, देखो सीधी सी बात है, अगर कोई प्राइवेट डिजिटल करेंसी आती है ना, तो वो तो सीधी सी बात है कंपीट करेगी फिएट करेंसी के साथ में, ठीक है। फिएट करेंसी का मतलब जो हम नोट यूज करते हैं, हमारा जो रुपए का जो नोट आता है वो, ठीक है। अब डिजिटल करेंसी, फॉर एग्जांपल मान लो फेसबुक है या फिर कोई भी नेटवर्क साइट है, उन्होंने अपनी तरफ से कोई करेंसी स्टार्ट कर दी कोई भी, कि भाई हमारे यहाँ पर ये करेंसी यूज करते हैं और इनसे लेन देन करोगे तो आप आराम से हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ अर्निंग कर सकते हो। तो ये तो एग्जैक्टली वही चीज हो गई जैसे कि डॉलराइजेशन देखा जाता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। वहां पर क्या हुआ कि वहां के जो बैंक्स है उनके द्वारा जो करेंसी जनरेट की जाती है उस करेंसी को इतना लेजिटिमेट कंसिडर नहीं किया जाता, तो इस केस में उन्होंने क्या कर दिया कि खुद की करेंसी को तो हटा दिया और बाद में वहां पर लॉन्च कर दी अपनी करेंसी की बजाय यूएस डॉलर। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा, एल सल्वाडोर, जिसने अपनी खुद की करेंसी की बजाय यूएस डॉलर को लीगल टेंडर कंसिडर कर रखा है, और दूसरा बिटकॉइन को भी लीगल टेंडर के तौर पे कंसिडर करने वाला वो फर्स्ट कंट्री बन गया, क्योंकि वहां पर जो सेंट्रल बैंक है वो इतना कैपेबल नहीं है जो कि प्रॉपर्ली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना सके और साथ में जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सके। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए
यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ भी अगर पॉलिसी रेट में चेंजेस लेकर के आएगा तो उन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे कि नहीं, कुछ चैलेंज भी होंगे, कुछ शॉक्स भी होंगे, कुछ प्रॉफिट भी होंगे। तो सवाल क्या आ गया कि सीधी सी बात है, उस पर्टिकुलर कंट्री जैसे अल सल्वाडोर की बात करें तो वहां की सरकार के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो करेंसी को कैसे रेगुलेट करेगी, राइट। तो ऐसे में एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है अगर इसी तरीके से कोई डिजिटल करेंसी आ जाए और बड़ी इकोनॉमीज को चैलेंज करना शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल यूएस, फॉर एग्जांपल इंडिया या फिर चाइना। चाइना ने तो देखो क्रिप्टो करेंसीज को बिल्कुल ब्लैंकेट बैन कर दिया है कि हमारे यहां पर कोई भी बैंक अगर क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांजैक्शन में अलाउ करता है तो उस केस में उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि अल सल्वाडोर ने अलाउ कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज को एक लीगल टेंडर के तौर पे। तो यहां पर सवाल यह आ जाता है कि इस तरीके से डॉलराइजेशन जैसे हुआ है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, एग्जैक्टली बोलो वो की वो चीज़ हम मतलब ये जो डिजिटल प्राइवेटली ऑन्ड करेंसीज हैं अगर ये लॉन्च हो जाती है तो मुश्किलें पैदा कर देगी। इसके अलावा अगर लगातार प्राइवेटली इशूड ये डिजिटल करेंसीज जो हैं इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे हम लेन देन के लिए पैसा काम में लेते हैं ना, उस तरीके से अगर यूज करना शुरू कर दिया तो इसका भी इंपैक्ट एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा जैसा कि यूएस के डॉलराइजेशन का आया किस पे, लैटिन अमेरिकन सिस्टम्स पे। ठीक है, अब बात यह आ जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी नॉन एज मॉनेटरी बेस कैनिबलाइज। दैट मींस एक करेंसी नई लॉन्च हुई है वो दूसरी जो करेंसी ऑलरेडी चल रही है उसको खत्म कर देगी, उसको एकदम खराब कर देगी। इससे देखो बहुत इस चीज को हमें मैनेज करने के लिए जरूरी है कि एक डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी हमारी रोबस्ट हो, ठीक है, उसमें ये जो ग्लिचेज आ सकते हैं उनके लिए, और साथ में जो बिजनेस साइकिल है उस पर भी पूरा असर होगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि ये इंटरनेशनली एक करेंसी पूरी हो गई, जैसे बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन आज के टाइम पे वर्ल्ड में हर जगह पे बिटकॉइन तो बिटकॉइन ही है, चाहे कोई सा ही कंट्री हो, चाहे वो डॉलर्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ पर रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कहीं कोई दूसरी करेंसी में लॉन्च कर रहे हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा, बॉर्डर लेस ट्रांजेक्शन में यूज होने लग जाएंगे। तो एक कंट्री के लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना उस करेंसी को रेगुलेट करना, है कि नहीं। क्योंकि और दूसरा सेंट्रल कोई एजेंसी है नहीं जैसे आरबीआई कोई सेंट्रल बैंक हो जो कि उन क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर सके। फिर इसके आगे आ जाता है क्रिप्टो करेंसीज को अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज करना अगर अच्छे से शुरू कर दिया जाता है तो ये तो देखो बहुत मुश्किलें हो जाएगी। क्योंकि एक टाइम ऐसा है, आज के टाइम पे तो आरबीआई जैसे बैंक्स के पास में G3 बैलेंस शीट होती है जिसमें कि वो अपनी करेंसी कितनी लॉन्च की है, कितनी मार्केट में करेंसी घूम रही है, कितना मार्केट में हम इन्फ्लेशन रेट राइज करें कितनी इंटरेस्ट रेट राइज करें जिससे कि हम करेंसी को रिड्यूस कर सके, और कितनी हम जो पॉलिसी रेट्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, जिनको हम रिड्यूस कर दें जिससे कि मार्केट में जो करेंसी का सर्कुलेशन वो बढ़ जाए, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आसानी से रेगुलेट करना पॉसिबल हो पाता है आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक्स के लिए। पर अगर इस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज आ जाएंगी तो ये बैलेंस शीट का इनका कोई रोल ही नहीं रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा क्राइसिस वाली सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट देखे 2018 का 2008 वाला सब प्राइम क्राइसिस, उसमें सेंट्रल बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। उन्होंने बहुत पैसा मतलब अचानक से महंगाई बढ़ गई थी, पहले तो मंदी आई, फिर मंदी के चक्कर में फिर बाद में अचानक से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मार्केट में पैसा भी दिया गया, तभी तो वो अबेनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल परसों बताया था वो आया था, जिसमें कि लोगों को जीरो इंटरेस्ट रेट पे, इवन माइनस नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दिया गया था कि आप तो पैसे लो और खर्चा करो, कुछ भी चीज करो, खरीदो, मार्केट इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट दो। तो उसकी वजह से इकोनॉमी में जो एक ब्रेक लग गया था ना, उसको पुश देने में सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी ने बहुत हेल्प की थी। पर अगर इसी तरीके से बिटकॉइन पे अगर रिलायंस आ जाती है तो बिटकॉइन को कौन रेगुलेट कर रहा है, कैसे हम इन चीजों को हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर कोई भी इकोनॉमिक शॉक आता है तो। क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी हमने प्रीवियसली देखी कि अभी $60,000 पर बिटकॉइन के हिसाब से भाव चल रहे हैं, ठीक है। अब 60,000 का चाइना ने जैसे ही बोला कि जी हम बिटकॉइन को अलाउ नहीं करेंगे तो एक दिन के अंदर $5,000 डाउन हो जाता है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये अपने आप में इनएप्रोप्रिएट बना देती है इस पर्टिकुलर बिटकॉइन को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे अगर कोई यूज करना चाहे तो। इसके लिए क्या हो गया, अब ये
जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो अब किस में चेंज हो गया है, स्पेक्युलेटिव एसेट में, जिसमें अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। पर वही बात है, सेबी ने तो यहां तक कह दिया कि हम अगर कोई हमसे पूछे कि कोई इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए अगर हम प्रमोट करें बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को, तो हमारे पास में कोई गारंटी नहीं है कि अगर बिटकॉइन बर्बाद भी हो जाता है या जिस कंपनी ने बिटकॉइन या जिस ग्रुप ने बिटकॉइन जनरेट कर रखा है वो अगर खत्म भी हो जाता है, तो उस बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस केस में हम कहां से लोगों के इन्वेस्टेड पैसे को रिटर्न कर पाएंगे। इसीलिए सेबी और आरबीआई अपनी तरफ से रेड फ्लैग रेज करती रहती हैं कि भाई इन्वेस्ट करो तो सोच समझ करके करो, क्योंकि इसके अंदर सेबी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर ये बिटकॉइन बर्बाद हो जाता है, अचानक से प्राइस डाउन हो जाती है और लोग अगर पैसा निकलवाने की कोशिश करें, तो सेबी के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि एसेट होना चाहिए, एसेट गारंटी तो होनी चाहिए ना। अरे कोई ना कोई तो फिजिकल एसेट होना ही चाहिए जिसको बेच करके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पैसा निकाल करके और फिर इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर सके। यहां पर तो कुछ है ही नहीं। तो बिटकॉइन तो क्या है, एक स्पेक्युलेटिव एसेट के तौर पे ज्यादा यूज होने लग गया है, जिसमें लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरा चैलेंज आ जाता है कि भाई प्रॉब्लम तो जो है वो हम सॉर्ट आउट होती हुई देख सकते हैं एक स्टेबल कॉइन के बेसिस पे। वो कैसे, कि मान लो कोई भी जो नेटवर्क साइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स आप जानते हो, ठीक है, वो नेटवर्क साइट अपनी पकड़ के बेसिस पे अपनी खुद की कोई एक करेंसी लॉन्च कर दे, जिसको हम बोलेंगे स्टेबल कॉइन। अब उसमें ये हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे वो यूज करने के लिए प्रमोट करें अपने यूजर्स को कि हाँ जी फेसबुक ने अपनी तरफ से कोई करेंसी लॉन्च कर दी। ये सरकारें क्यों चिंता में आ रही हैं अभी, क्यों गूगल को, गाफा को, इनको क्यों टैकल करने में लगी हुई हैं? क्योंकि इन कंपनीज की पकड़ थ्रू आउट वर्ल्ड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये अपने यूजर बेस को अगर मैनिपुलेट करना चाहे तो गवर्नमेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा कि अगर इन्होंने अपनी कोई करेंसी लॉन्च कर दी, स्टेबल कॉइन मान लो, कोई भी डिजिटल करेंसी, तो उसको रेगुलेट फिर ये प्राइवेट कंपनीज करेंगी। अब प्राइवेट कंपनीज अगर रेगुलेट करना शुरू कर देगी अगर मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसीज को, तो फिर बाद में सेंट्रल बैंक्स की और सरकारों की रेलेवेंस कहां रह जाएगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में ये स्टेबल कॉइन जैसी सिचुएशन है ना, जो प्राइवेट नेटवर्क साइट अपना डेवलप कर सकती है, वो करेंसी सब्स्टिट्यूशन का पॉइंट बन सकता है कि जो ऑलरेडी करेंसी जो चल रही है मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में रुपी, तो उसको रिप्लेस कर सकता है ये। और आईएमएफ ने बोलने को तो ये बोला है कि क्रिप्टो अगर आप देखो नीश पर्पस का मतलब कुछ पर्टिकुलर कन्फाइंड क्राइटेरिया में अगर इनको हम यूज करें, जैसे हम आप कह सकते हो कि केवल करंट कंट्रीज के बीच में पैसे का ट्रांसफर करना, रेमिटेंस को ट्रांसफर करना, उसके लिए अगर यूज किया जाए तो उसमें तो देखो इनका बहुत ज्यादा यूटिलिटी देखी जा सकती है। क्योंकि होता क्या है कि मान लो कोई इंडिविजुअल यूएसए में गया, यूएस डॉलर में पैसा कमाया और इंडिया में उसने रुपए के फॉर्म में पैसा भेजना है, तो वो कन्वर्जन कराएगा, कितनी हेडेक हो जाएगी। अब क्या किया जाएगा कि वो बंदा डॉलर में पैसा कमाएगा, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देगा, और वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या स्टेबल करेंसी कोई भी नेटवर्क साइट की मान लो, ठीक है, उसमें वो इन्वेस्ट करेगा स्टेबल कॉइन में, और वो पैसा भेज दिया जाएगा इंडिया में अपने घर वालों को, और वो घर वाले जो हैं वो उस करेंसी का यूज कर सकते हैं और रिकन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो यूज होने लग गया ना रेमिटेंस के तौर पे, ट्रांसफर के तौर पे, ये टाइम आते आते हो सकता है कि जो करंट करेंसीज है उनको रिप्लेस कर दे और खुद मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाए। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चैलेंज है बैंकर्स के, सेंट्रल बैंकर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि यही चैलेंज जो है वो अभी 2019 में एक पेपर रिलीज हुआ था जिसके 3 राइटर्स का नाम यहां पर आप देख सकते हो, ब्रोनेमिर, जेम्स और लेंडाउ। इन्होंने अपनी तरफ से ये जो प्रॉस्पेक्ट है ना इन मेगा टेक्नोलॉजी कंपनीज का, कि वो कैसे ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अप यूज कर सकते हैं अपनी खुद के डिजिटल करेंसीज लॉन्च करने के लिए, जिससे कि वो अपना ग्लोबल कंज्यूमर बेस का यूज करते हुए अपनी करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इंपोज कर सकते हैं और जो करेंसीज ऑलरेडी चल रही है उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही एक सिचुएशन गजब की क्रिएट हो रही है, राइट। ऐसे में देखो सेल्फ रीइंफोर्सिंग नेटवर्क, दैट मींस कि अपने हिसाब से अपनी ये नहीं देखेंगे कि जी कहां पर कितनी क्या महंगाई हो रही है, कहां पर हमें करेंसी का रेगुलेशन कितना करना है, वो ये नहीं देखेंगे। वो केवल और केवल एक चीज पे दिमाग लगाएंगी, वो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो केवल और केवल एक दिमाग लगाएंगे, बेनिफिट कहां पे मिल रहा है। तो ये जो डिजिटल करेंसीज का प्रोस्पेक्ट है ना, ये अपने आप में लार्ज स्केल पर बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो ड्रास्टिक डिसरप्शन ला सकती हैं। इसके अलावा जो
ये जो पेपर रिलीज हुआ था उन्होंने ये बात भी कही है कि ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, उनको रीऑर्गेनाइज करने के लिए ये डिजिटल करेंसीज कम नहीं है, बहुत कुछ काम कर सकती है क्योंकि इनका बेस अच्छा खासा है। आज आप देखो कितने फेसबुक यूजर्स हैं, कितने व्हाट्सएप यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, आप जीमेल पे एक्सेसिबिलिटी कितनी रखते हो, इन सारी चीज़ों से कितना कुछ किया जा सकता है। और अगर ये नेटवर्क ऑनर्स अपने हिसाब से ही नेशनल इकोनॉमीज को रेगुलेट करने लग गए तो इससे बड़ा क्या चैलेंज होगा किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे में ये प्राइवेटली इशूड अगर कोई भी ग्लोबल स्टेबल कॉइन लॉन्च हो जाता है जो कि फिएट करेंसी के साथ टाई हो तो देखो बात अलग होती है। फिएट करेंसी के साथ टाई होने का मतलब हो गया कि आप कन्वर्जन रेट फिक्स करोगे, जैसे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स की और जिसके बेसिस पे रुपया है वो मार्केट में जितना सर्कुलेट हो रहा है उसी के हिसाब से अगर ये ग्लोबल स्टेबल कॉइन अगर लॉन्च होते हैं तो देखो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिंकिंग रह जाएगी। ठीक है, पर शुरुआत तो इस तरीके से कर देंगे ये कि हाँ भाई रुपए के हिसाब से हम हमारी इकोनॉमी, हमारी कॉइन को या हमारे जो करेंसी है वो लॉन्च कर रहे हैं। पर टाइम बीतने के साथ साथ में जैसे जैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी ना इन कॉइन्स की या फिर जो स्टेबल कॉइन है इन नेटवर्किंग साइट के, वो धीरे धीरे अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, क्रेडिबिलिटी गेन करते चले जाएंगे, यूजर बेस बढ़ता चला जाएगा, फिर फिएट करेंसी को साइड कर देंगे और अपनी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी अपनी डिस्क्रिशन के बेसिस पे लॉन्च कर सकते हैं जो कि और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। और एक बार अगर ये इंडिपेंडेंट प्राइवेट करेंसीज अगर रन होने लग गई हैं तो फिर बाद में चैलेंजेस खुल जाएंगे और आप देख लो अब लोकल इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली वो ही जैसे डॉलराइजेशन का देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो लैटिन अमेरिकन सेंट्रल बैंक्स के हाथ से निकल गई और अब यूएसए का फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी जो फिक्स करता है उसके हिसाब से उन देशों के अंदर काम होते हैं। तो सवाल क्या आ जाता है कि आईएमएफ ने जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई हम आप इनको प्रॉफिट इन डिजिटल करेंसीज को अगर यूज़ करते हैं तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट दूसरी तरफ अगर इसी तरीके से ये मैक्सिमाइज, वही चीज़ है, सीधी बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ये नेटवर्क ऑनर्स बढ़ते चले जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। देखो सीधी सी बात क्या होती है कि जब कभी भी महंगाई बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उन चीज़ों को रेगुलेट करने में मॉनेटरी पॉलिसी या सेंट्रल बैंक जो होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर सवाल ये है कि अभी कोविड-19 जैसे इश्यूज आ गए तो उस केस में अगर अचानक से कहीं पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज रुक गई तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाली कंपनीज क्या प्रॉपर काम कर पाएंगी? क्या जिस तरीके से आरबीआई ने, फेडरल रिजर्व बैंक ने, इन्होंने अपनी पॉलिसी रेट को रिड्यूस कर रखा था जिससे कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो, वो चीज़ क्या ये कंपनियां कर पाएंगी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना? नहीं तो क्या हो जाएगा, इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी इकोनॉमीज के सामने शॉक्स आते हैं, झटके आते हैं, क्या उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाएगी? ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि हमें भी पता है ना, जेएम कीन्स की जो थ्योरी है उन्होंने क्या कहा था कि भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो होना चाहिए, मार्केट बेसिस पे इकोनॉमीज अगर चलने लग गई ना तो फिर बाद में ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन बार बार आती रहेगी। और अब की बार भी क्या हुआ, कोविड के बाद में सरकारों ने पहले पैसा खर्च करना शुरू किया, फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशन पहला आया, फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर अब जाके इन्वेस्ट कर रहा है। तो सवाल आ जाता है कि इकोनॉमिकल डिसरप्शन, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन, फिर बात आ जाती है फिस्कल पॉलिसी की कि जी फिस्कल पॉलिसी के लिए क्या कोई चैलेंजेस है? जी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंजेस है। वो कैसे कि अगर इस तरीके से डिजिटल करेंसीज आ गई, इनको रेगुलेट अगर नेटवर्किंग साइट करती हैं तो गवर्नमेंट को जो सिजनियोरेज, ठीक है, सिजनियोरेज का मतलब हो गया कि जितना रुपया, वही बात कि एक 100 के नोट को प्रोड्यूस करने में गवर्नमेंट के अगर 5-10 रुपए लगते हैं तो गवर्नमेंट को 90 से 95 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं? तो बोलो वो फायदा गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट की जो करेंसी इश्यू करने की मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी और इसकी वजह से फिस्कल स्पेस कम होगा। तो जब कभी भी कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा और सरकार अगर बूस्ट देना चाहेगी इकोनॉमी को तो वो नहीं दे पाएगी। इसी चीज को लेकर के ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो ये और ज्यादा इक्वेशन को हमें क्लियर कर दिया यहां पर राइटर ने। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज या फिर ये जो हम देख रहे हैं स्टेबल कॉइन जैसी जो डिजिटल करेंसी जो कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना लॉन्च कर सकती है, तो वो अगर करेंसीज को सब्स्टिट्यूट कर देती है जो अभी करंटली हमारी चल रही हैं तो देखो ये मुश्किलें बढ़ा देगी, इकोनॉमिकल शॉक्स को हम टैकल नहीं कर पाएंगे। कोविड का मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ। फाइनली रुपए के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? देखो क्रिप्टो को अगर एग्जामाइन हम करें,
कि क्रिप्टो को माइन करना है, तो इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? अभी कुछ पता नहीं है कि इंडिया में क्रिप्टो पर प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। माइनिंग होती है तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर पे एल्गोरिदम सॉल्व की जाती हैं और क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन ये जनरेट होते चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर इंडिया में अगर बिटकॉइंस प्रोड्यूस होते हैं तो देखो फॉरेनर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा इंडिया में आएगा। और अगर कोई दूसरे देश में बिटकॉइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइनिंग हो रही है बिटकॉइंस की, तो रुपया जो है, रुपया क्या मतलब, पैसा जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो यहां से करेंसी जो है, कैपिटल है, वो बाहर की तरफ जाने लग जाएगी। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% होने लग जाएगी, कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट को कोई ये नहीं देखेगा कि भाई हाँ सरकार की पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, बस बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, अब वो बिटकॉइन प्रोड्यूस कहां पर हो रहा है वहां पर वो पैसा पहुंच जाएगा। तो इससे भी देखो एक पॉलिसी ट्रिलेमा आ जाएगा जो कि सिचुएशन को और ज्यादा एग्जर्बेट कर देगा। अब पॉलिसी ट्रिलेमा क्या होता है वो समझते हैं। यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हो कि देखो, एक तो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में हमारी देश की जो करेंसी है रुपी, तो उसका कैसे क्या लेन देन रहता है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी की, आरबीआई किस तरीके से अपनी पॉलिसीज को खुद से बिना किसी बाहरी इफेक्ट के फॉर्मुलेट कर सके। एक होती है कैपिटल मोबिलिटी, कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए और इंडिया से बाहर जाए। इन तीनों चीजों को एक साथ जब मैनेज करने की बात आती है ना, तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, और उसी को हम बोलते हैं पॉलिसी ट्रिलेमा। अब यहां पर पॉलिसी ट्रिलेमा तो ऑलरेडी है, और आप यहां पर इस एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट की तरफ एक और करेंसी, क्रिप्टो करेंसी या स्टेबल कॉइन जैसी कोई करेंसी ऐड कर दो, तो वो चैलेंजेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेगी कि नहीं। क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रिलेमा क्या कहता है कि अगर आरबीआई को चाहिए कि जी हम ऑटोनॉमी रखें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को फिक्स करने में, कि रुपया क्या एक रुपए के अंदर कितनी चीज मिलेगी, वो अगर आरबीआई फिक्स करना शुरू कर दे, तो सवाल यह है कि हम एक ओपन इकोनॉमी है जिसमें हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट भी आता है। जब पैसा बाहर से आ रहा है, जिसका मतलब अगर डॉलर्स अगर हमारे यहाँ इंडिया में आ रहे हैं, तो क्या आरबीआई अपने हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स के क्या क्या ट्रेड चल रहा है, और डॉलर और रुपीस का जो लिक्विडिटी रेशियो है उसको अगर देखा जाए, तो फिर हमें पता पड़ेगा कि आरबीआई को मुश्किल आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी स्टैब्लिश करने में। ऐसे ही रुपए के इक्विवेलेंट डॉलर कितना कन्वर्जन रेट पे क्या चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, वो भी अपने हाथ में नहीं है। तो सवाल क्या हो गया कि ये ट्रिलेमा है ना, ये मुश्किलें पहले ही बढ़ा के बैठा हुआ है सेंट्रल बैंक्स के लिए। अब ये क्रिप्टो करेंसीज का और मुद्दा आ जाएगा तो और ज्यादा चैलेंज क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें ये जो डॉलर से इन्वेस्ट किया किसी ने बिटकॉइन में, और दूसरी तरफ फिर इस बिटकॉइन को बेच करके किसी ने रुपया निकाल लिया। मतलब आप लिंक देखो, रुपए का बिटकॉइन से होगा, डॉलर का बिटकॉइन से होगा, डॉलर का रुपी से होगा, तो ये एक और सिचुएशन एग्जर्बेट कर देगी, सिचुएशन को और ज्यादा मुश्किल में ला देगी। और यही चीज 2021 की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हाईलाइट की गई थी कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होंगे, और धीरे धीरे जो करेंसीज है उनके लिए चैलेंजेस बढ़ती चली जाएंगी। और यही चैलेंज रहेगा फिर जो सोवरेंस है, चाहे फिर बैंक हो सेंट्रल या फिर आप सरकार की बात करो। तो ये एक जस्टिफाइबल हमारे पास में एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि जिस तरीके से एसेट स्पेकुलेशन हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो 2 नंबर का या गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है वो पैसा लगातार बिटकॉइंस में या क्रिप्टो करेंसीज में डाल रहे हैं। तो इसके लिए देखो रेगुलेटरी इंप्लीकेशंस तो आ रही है, एक प्रॉपर रेगुलेटर हमारे पास में होना चाहिए। और ये सच है कि देखो मैक्रो चैलेंजेस तो हैं ही, पर इसके साथ साथ में प्राइवेट डिजिटल करेंसीज अगर लॉन्च होती हैं तो वो और मुश्किलें पैदा कर देंगी, क्योंकि प्राइवेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है ना, उनकी पकड़ ऑलरेडी बहुत हद तक बन चुकी है। चाहे फिर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे प्राइवेट डिजिटल करेंसी हो, या क्रिप्टो करेंसीज जो कि एक एसेट के तौर पे हो जाएंगी, तो फिर बाद में सेबी और आरबीआई का मतलब क्या रह जाएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमें ये जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया, इन सबको ध्यान में रखते हुए और फिर बाद में प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए। ये था डिटेल में डिस्कस किया पूरे आर्टिकल को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एम्बुश अ वार्निंग। देखो आर्टिकल में यहाँ पर राइटर जो है खाम खान सोन होशिंग, ठीक है। तो इन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं कि देखो अभी रिसेंटली मणिपुर में इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास में असम राइफल्स के पर्सनल्स पे अटैक किया जाता है, जिसमें
एक कर्नल, ठीक है, जिनकी खुद की, उनकी वाइफ और उनके बेटे की डेथ हो गई, और साथ में और भी बहुत सारे पर्सनल से उनकी डेथ हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत स्टेटमेंट, बहुत ही ज़्यादा गलत है, आप कह सकते हो पेनफुल है, कॉवर्डली एक्ट है, जिसमें बहुत ही आप कह सकते हो कि छुप करके अटैक करना कितनी गलत बात होती है, वो समथिंग चीज़ें बताई जा रही है। और इस चीज़ की क्लेम किसने ली है कि अटैक किसने किया है, वो आपको पता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, जो कि मणिपुर में ऑपरेट हो रही है, और इसके अलावा मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट, ठीक है। तो PLA और MNPF। तो बेसिकली ये जो अटैक है ये किस लिए हुआ, उसके पीछे का कारण एक तो ये है कि इंडिया में जो हम काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, जिसको हम कॉइन स्ट्रेटजी बोलेंगे आगे से अब, तो कॉइन स्ट्रेटजीज के चलते जो भी इंसर्जेंसीज हो रही हैं, जो भी इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर के, उनको टैकल करने के लिए सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। और वो भी पर्टिकुलरली हम बात करें ना, वो भी आ जाता है कौन सा, म्यांमार इंडिया बॉर्डर पे, और बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है। देखो, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल SATP, ये बताया जाता है कि बहुत ही अथॉरिटेटिव सोर्स है, जहां पर हमें इंसर्जेंसी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में एक्चुअल असेसमेंट हमें मिलता है। 2019-20 में सिंगल डिजिटल इंसर्जेंसीज देखने को मिली नॉर्थ ईस्ट में, जो कि 2021 में अब डबल डिजिट्स में पहुंच चुकी है। इसके अलावा 2008 का वो टाइम हुआ करता था, उस टाइम पर जो डेथ हुआ करती थी इंसर्जेंसीज की वजह से, वो आप मान के चलो 496 तक थी। 2008 में 496 मौतें हुई थी, जो कि घटकर के 25 तक आ गई थी। फिर उसके बाद में सिंगल डिजिट्स में पहुंच गए, पर मतलब आप सिंगल डिजिट में आ गए 2020 में, अब 2021 में फिर से 25 जनों के लगभग वहां पर डेथ हो गई। तो सवाल क्या आ रहा है कि वहां पर ऐसा क्या अब वेरिएशन, क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसर्जेंसीज फिर से राइज हो रही हैं, और वहां पर जो फैटेलिटी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखो, जो कॉइन मेजर्स हैं, कॉइन मेजर मतलब काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं, चाहे आर्मी पर्सनल्स के थ्रू लो, चाहे असम राइफल्स, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, हम जिनको CRPF और ये हम बोलते हैं, इनके द्वारा जो कोशिशें की जा रही है वो ये कि कैसे भी करके सीज फायर एग्रीमेंट साइन किए जाएं और ये लड़ाइयां रोकी जाए। पर अभी जो सिचुएशन आ रही है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है कि एक तरफ तो सरकार नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बूस्ट करना चाह रही है, दूसरी तरफ सरकार जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ में पीस नेगोशिएशन साइन करने की कोशिश कर रही है। पर फिर भी इसके बावजूद ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो लगातार अटैक करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो इसका सवाल का जवाब आ जाता है कि जी, सरकार के द्वारा जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए जो डेडिकेटेड एक मिनिस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत हो रही है, और मणिपुर की अगर पर्टिकुलर बात करें तो वहां पर बेयांग ट्रेड सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जो कि आप मान के चलो कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए ये सेकंड मेजर गेटवे होगा, जहां से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट हो गया ये, राइट। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट हो गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये सेकंड मेजर गेटवे होगा, जिसके थ्रू ट्रेड बहुत ज्यादा होने वाला है साउथ ईस्ट एशिया के साथ में इंडिया का। तो ये जो पॉइंट है ना, यही मेन पॉइंट है कि भाई नया गेटवे अगर ओपन होता है, ठीक है, जहां से ट्रेड ज्यादा होगा, लेन देन का काम ज्यादा होगा अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो वहां पर ये PLA या फिर जो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ZRA, दैट मींस जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी है, ये क्या सोच रहे हैं कि हमारी रेलेवेंस कैसे बनी रहे, इस ट्रेड वाले इस पोर्शन को हम कैप्चर कर ले, और यहां पर थोड़ा सा वही है कि हमारी रेलेवेंस कैसे होगी, थोड़ा सा डर फैला दो, ठीक है जी। हम यहां पर अभी भी हमारी प्रेजेंस है, हम अभी भी यहां पर ट्रेड सेंटर को ओपन अगर करवाते हो तो पहले हमसे अप्रूवल लो, अगर आप अप्रूवल नहीं लोगे तो हम ऐसे ही मारते रहेंगे आपके लोगों को, ठीक है। तो वो अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए इन बॉर्डर लैंड्स में इस तरीके के अटैक्स को फिर से राइज कर रहे हैं, और यही मेन चीज यहां पे बताई जा रही है। अब जहां पर ये जो अटैक हुआ है ना, जो अभी असम राइफल्स के इंडिविजुअल्स पे, पर्सनल्स पे,
वो आप देखो श्वानजेंग विलेज जो कि म्यांमार में है, वो केवल बोयांग, ये जो बेयांग ट्रेड सेंटर हम बात कर रहे हैं, ये बेयांग से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। और वहां से फिर वो अटैक करने के लिए आ गए और अटैक करके ये मैसेज दे दिया गवर्नमेंट को कि जी आप हमारी डिमांड्स को फुलफिल करो, या फिर आप हम जो कह रहे हैं हमसे तो कम से कम अप्रूवल लो, हम चुंगी लेंगे नहीं तो आप पैसा दो, नहीं फिर हम लोगों को मारेंगे। तो अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, मजबूरन उनके सामने झुकना पड़ता है। और यही मेन रेलेवेंस का पॉइंट है कि जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये इस तरीके के अटैक्स कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकल ट्राइबल बिजनेसमैन है, उनको भी कंट्रोल करना चाहते हैं मणिपुर में, नागालैंड में, इस तरफ। तो इंडो म्यांमार बॉर्डर देखो वैसे ही बहुत पोरस है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उस एरिया को हम कंसोलिडेट कर पाएं। तो ऐसे में इनके साथ में एंगेजमेंट करना ये भी चैलेंज वाली बात है कि भाई इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ में अगर आप एंगेज कर रहे हो, दैट मीन्स आप उनको लिबरलाइज, एक तरीके से क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो रही है कि हाँ देखो हमने सरकार को झुका दिया, और यही वो चाहते हैं। देखो हमेशा कभी भी किसी की रेलेवेंस होती है वो कॉन्फिडेंस लेवल तक की होती है। आप देखा करो जब हम मूवीज देखते हैं क्या फोकस होता है हमारा, जब विलन के हाथ में सब कुछ होता है तब तो विलन से यूं डर लगता है यार पता नहीं क्या क्या कर देगा, और जब लास्ट में जो विलन बिल्कुल यूं डेथ पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, तब हमें समझ में आता है कि अरे यार ये तो केवल और केवल माहौल बना हुआ था। ठीक है, वो ही माहौल बनाने की कोशिशें की जाती है, चाहे फिर वो मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट हो, चाहे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट हो, कोई भी हो। और दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है कि म्यांमार में जो तत्मादाव नेक्सस है, उस तत्मादाव जो है म्यांमार का, उसके साथ में मिलिट्री नेक्सस इन्होंने डेवलप कर रखा है जिससे कि इनको प्रॉब्लम नहीं आती। तो म्यांमार, बांग्लादेश, इनके साथ में अपनी बॉर्डर्स है ना, हमें उनको थोड़ा सा सेट करना होगा, क्योंकि वहां पर इनको सेफ हेवंस मिल जाते हैं डेवलप होने के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तालिबान को सेफ हेवंस प्रोवाइड किया किसने, पाकिस्तान ने। ठीक है, फिर वही चीज है जो सोवरेंस है उनके लिए चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे में ये जो आउटफिट्स है ना, ये अखिलिस हील बन रहे हैं, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट बन रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कॉइन स्ट्रेटेजी है, जो सिक्योरिटी की गारंटी देती है कि हाँ जी हम जो इंसर्जेंसी के अगेंस्ट में जो भी हमारी काम करने का तरीका है, वो फिर बाद में चैलेंज में आ जाता है कि हम सिक्योरिटी कैसे देंगे जब ये इस तरीके के अटैक्स हमारे मिलिट्री पर्सनल्स पे या फिर डिफेंस पर्सनल्स पे ही होते रहेंगे। यही मेन चीज बताई जा रही है। तो एक इफेक्टिवली हमें बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में एंगेज करने की जरूरत है, रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है हमारे रिलेशंस को। कम से कम ये पीएलए और यूएनएलएफ जैसे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, या फिर आप कह सकते हो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, इनको काउंटर करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें पुलिस और मिलिट्री और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की जरूरत है। अब देखने वाली बात है कि सरकार कैसे इनको टैकल करती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टेक्स्ट बुक डिप्लोमेसी। देखो 10 महीने हो गए जो बाइडेन को प्रेसिडेंट बने हुए, पर उसके बावजूद अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, और अब जाकर के अल्टीमेटली दो ग्रेट पावर्स के बीच में एंगेजमेंट रही है, और जिसमें दोनों प्रीमियर्स की बातचीत हुई। तो ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या पॉइंट ऑफ टाइम हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलो। चाइना, लगातार देखो चाइना के रिलेशन इंडिया के साथ में भी अच्छे नहीं है, और दूसरी तरफ यूएस के साथ में भी रिलेशन अच्छे खासे नहीं थे। पर सवाल यह है कि एक तरफ वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में रिलेशनशिप राइज होती है ना, तो उस केस में दिल्ली के लिए कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, और उसके चलते वॉशिंगटन और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं होने के चलते वॉशिंगटन और दिल्ली में कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है, और उसका एक रिजल्ट हम देख चुके हैं, क्वाड का स्टैब्लिश होना, और साथ में बहुत सारे मुद्दों के ऊपर इंडिया और यूएसए का एंगेज करना। पर देखो बात ऐसी है कि इस सिचुएशन को, जो यूएस चाइना रिलेशन है ना, इसको हमें केयरफुली मॉनिटर करने की जरूरत है। ठीक है, पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों साथ में एंगेज करते हैं तो ये बात ज़रूर है कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए सिचुएशन जो भी डेवलप हो रही है। पर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एंगेजमेंट, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दैट मीन्स आप देखते हो चाइना की आर्मी ने एग्रेशन दिखाया लद्दाख वाले रीजन में 2020 में स्टार्टिंग में मार्च के टाइम पे। उसके बावजूद भी क्या हमने बीजिंग के साथ में हमारी एंगेजमेंट छोड़ दी? क्या नहीं छोड़ी ना। तो इस केस में अगर यूएस और चाइना के बीच में भी रिलेशनशिप ठीक होती है तो उससे हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हाँ, कंसर्न्स है बेशक, पर हमें बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि इंडिया के लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा।
ठीक है। अभी लेटेस्ट ही देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 अभी हुआ और उसका डॉक्यूमेंट जब फाइनल हो रहा था तो उसमें यह था कि कार्बन बिल्कुल उसको आप आउट कर दोगे, कोल पे डिपेंडेंसी आपको बिल्कुल कर देनी है, खत्म कर देनी है। पर चाइना और इंडिया ने क्या कहा कि खत्म नहीं करेंगे, हम रिड्यूस कर सकते हैं, और इस बात को फिर मानना पड़ा। ठीक है, तो ये जो चीज थी ना, यहां पर जब हम चाइना के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम भी हमारे जो यूरोपियन एशियन पार्टनर्स हैं उनके साथ में भी तो एंगेज कर सकते हैं। तो इसी चीज को लेते हुए क्या हमने हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चाइना के साथ में बिल्कुल खत्म कर दी क्या हम कोई लेन देन नहीं करते? तो ऐसे में मेजर पावर्स के बीच में अगर कॉन्सिलेशन आता है, कोई सेटलमेंट होता है, तो वो चीज ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर ये दोनों कंट्री साथ में मिलकर के काम करते हैं तो उसका फायदा वर्ल्ड को मिलेगा, इसमें डाउट नहीं है। बाकी तो देखो अभी इतना आसान भी नहीं है यूएस और चाइना के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्जर्बेट खराब हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। क्योंकि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंटशिप के 10 दिन के अंदर अंदर ही बातचीत कर ली थी, ठीक है, शी जिनपिंग से। पर जैसे ही जो बाइडन ने अभी प्रेसिडेंटशिप का कहता है ना कि प्रेसिडेंटशिप स्टार्ट की है, तब से बायलैटरल रिलेशन कुछ अच्छे दौर से नहीं निकल रहे हैं। चाहे फिर वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन राइट्स हो, सिक्योरिटी हो, ग्लोबल गवर्नेंस हो, हर मुद्दे पे चाइना और यूएसए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ठीक है, अब वैसे तो ट्रंप का जो खुद का एक सिनेरियो था कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब रहते थे, या फिर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे रहते थे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को क्वेश्चन मार्क लगता रहता था। पर बाइडन का ये सोच रहे थे कि हाँ जी, चाइना को बहुत सही सही तरीके से आगे करेंगे। पर हाँ, इन्होंने चाइना को चैलेंज करना, डोनाल्ड ट्रंप वाली जो पॉलिसी थी उसी को कंटिन्यू रखा, पर मैटर जो था वो सिस्टमैटिक था। ऐसे नहीं कि डिसरप्टिव मैनर में उठाया मुंह और कुछ भी बोल दिया, बहुत सोच समझ करके चाइना को वहां पर चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइडन। ठीक है, इसके अलावा दोनों लीडर्स ने यह भी रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, हमें वाकई में बायलैटरल रिलेशन जो हैं वो ठीक परिस्थिति से नहीं गुजर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट करना जरूरी है जो करंट जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। यहां तक कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो यूएसए की तरफ से हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि दोनों कंट्रीज जो है आर्म कंट्रोल के लिए अब बातचीत करेंगे, जैसे कोल्ड वॉर एरा में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुआ करता था। ठीक है, और इंडिया के डिलेमा का जो आंसर है कि भाई यूएस चाइना रिलेशन को लेकर के इंडिया के लिए जो चिंता है उसके लिए क्या कर सकता है इंडिया, तो भाई सीधी सी बात है, दूसरी जो बची हुई ऑल मेजर पावर्स उनके साथ में अपनी एंगेजमेंट, अपनी पार्टनरशिप ढंग से कर ले। जैसे यूएस के साथ तो हम कर ही रहे हैं, यूरोप, जापान, रशिया, इनके साथ में हमारी जो कहते हैं ना पकड़ है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो हमें फायदा होगा। अब वक्त बीत चुका है कि जब ग्रेट पावर्स की लड़ाई के चक्कर में इंडिया को पिसना पड़ता था। आज इंडिया जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। आज इंडिया रीजनल और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं तो चाइना क्या 1962 की तरह अटैक नहीं कर सकता था, पर करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पर हाँ, हमें इन चीज़ों को समझते हुए जो दूसरे इस ग्रेट पावर कॉन्स्टलेशन के अंदर जो भी दूसरे कंट्रीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हमारी एंगेजमेंट हमें बढ़ानी चाहिए। फिर आ जाओ भाई क्लासेस आफ्टर कोविड। सीधी सी बात है, कोविड की वजह से परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं, हमें पता है, और स्कूल बंद रही लंबे समय तक। ठीक है, तो अभी प्रथम एनजीओ के द्वारा असर रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें उन्होंने फोन सर्वे किया। ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। इसमें क्या क्या चीज़ें पता पड़ी? सबसे पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ गया है। अभी लगभग 70.3% जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो अब ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में 2006 के बाद में ये पहली बार ट्रेंड को रिवर्स होते हुए देखा गया है कि जब 2018 आते आते 2006 से लेके 2018 तक प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन जो थे इस बच्चों के वो 30% तक पहुंच गए, जो कि अब रिड्यूस होकर के 24.4% तक आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट स्कूल्स में अब एडमिशन्स कम हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि लोगों के पास में पैसा नहीं है। इकोनॉमिकली जो फैमिलीज की इनकम है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो गई, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई, कम हो गई। तो इस वजह से एक तो स्विच कर लिया गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ, दूसरी लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बंद हो गई इस कोविड की वजह से। फिर असर रिपोर्ट 2020 अपनी तरफ से ये भी बताता है कि एक डिजिटल इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चला गया, आपको पता है, तो उस केस में स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी या फिर जो पेनिट्रेशन है वो तो डबल हुई है 2018 के कंपैरिजन में, पर अभी भी 30% मतलब और लगभग
30% हाउस होल्ड्स ने नए स्मार्टफोन्स खरीदे भी हैं, पर अभी भी 26.1% ऐसे बच्चे हैं जिनको स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, घर में फ़ोन होने के बावजूद भी। तो ये अपने आप में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है कि नहीं, डिजिटल डिवाइड का क्वेश्चन है कि नहीं। इसके अलावा रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि प्राइवेट ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके पीछे वजह कि पिछले जो 1-1.5 साल में स्कूल्स के बंद रहने की वजह से बच्चों के जो लर्निंग प्रोसेस में जो गैप आया है ना, इसको फुलफिल करने के लिए प्राइवेट ट्यूशन्स पे जाने की मजबूरी आ चुकी है। और इसका भी मेन जो इसका भी आप कह सकते हो असर है, वो भी जो आप कह सकते हो प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे थे, या फिर जो आप कह सकते हो जिन फैमिलीज में पैसे की कमी है, वहां पर उन्हीं फैमिलीज के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में देखो स्कूल फिर से खुल रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट है, ये हो सकता है परमानेंट ना हो। पर एक बार अगर देखें तो पेंडेमिक रिकवरी में, जो पेंडेमिक के बाद की जो रिकवरी है लर्निंग लेवल में, कि हाँ बच्चों को क्या सिखाना है, क्या सीखा उन्होंने, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो बच्चों के सामने टीचर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि बच्चे सिलेबस के पॉइंट्स को ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गैप आ गया ना 1-1.5 साल का। वो तो बच्चों में स्किल लाना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कूल तक पहुंचाना, इसके लिए देखो गवर्नमेंट स्कूल्स अपनी तरफ से काम तो कर रही है। ठीक है, पर दूसरी तरफ चैलेंज ये भी है कि गवर्नमेंट को जहां एजुकेशन के लिए ज़्यादा बजट देना चाहिए, वहीं पर अगर देखा जाए तो 6% तक एजुकेशन बजट है वो रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने अब की बार में, जिसका ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? स्कूल एजुकेशन को, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, एजुकेशनिस्ट का ये फियर भी है कि जो नुकसान हो गया है सीखने में, है ना, और ये नुकसान इंटरजनरेशनल रहेगा, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वही तो आने वाले फ्यूचर हैं। ठीक है, तो हम फ्यूचर को एजुकेट करने के सामने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें अगर लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान फिर लॉन्ग टर्म में हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर एडिटर के द्वारा बताई जा रही हैं। तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।